आरएस 2026 के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस आया है उसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर क्या चेंज हुआ है, इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसका ये जो डिटेल्ड अब हम जो बना के लिए आपके लिए लाए हैं उसमें हम सब कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर सिलेबस का डिस्कशन होगा और इसकी स्ट्रेटजी या प्लानिंग कैसे की जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये भी समझाएंगे कि आरएस 2024 या फिर अन्य जो एग्जामिनेशन थी उनमें जो इंग्लिश का सिलेबस था या आरएस 2026 का जो सिलेबस आया है उसमें क्या फ़र्क है। ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो वो यानी इंग्लिश या हिंदी कौन सी लैंग्वेज में आप लिखेंगे, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी का वेटेज कम हो जाता है, हिंदी का लिखते हैं तो फिर उस पेपर में आपके लिए इंग्लिश का वेटेज कम हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा अपना हिंदी और इंग्लिश का पेपर नंबर 4 है, आपने देखा होगा अब की बार जिन्होंने मेंस भी पास की है उनमें काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है। हालांकि वो तरीका नहीं है जहां पर हम जैसे वो कहते हैं ना कि 148 मार्क्स आ जाते थे, 150 मार्क्स आ जाते थे और एक तरह से हमने जो अलग जीएस सब्जेक्ट में स्कोर किया उसके कंपैरिजन में एक तरह से नगण्य हो जाते थे वो जीएस के अन्य सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पेपर नंबर 4 का जो यूनिट 2 है उसमें जनरल इंग्लिश, और उसमें भी सिलेबस का पहले डिस्कशन होगा। सिलेबस के डिस्कशन में हमें बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस आरएएस 2026 में और आरएएस 2024 और उसके पहले के एग्जामिनेशन के सिलेबस में रहा है, और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग आपको डिटेल्ड वे में डिस्कशन की जाएगी कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं या आप अगर पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो जब हम बात करते हैं चेंज की तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो सिलेबस है वह आरएएस 2026 का इस तरीके से है और इसके टोटल मार्क्स 70 हैं। आप ऐसा मान के चलिए 200 मार्क्स पेपर 4 के हैं, जिसमें प्योर जो हिंदी है वह 90 मार्क्स की है, प्योर इंग्लिश 70 मार्क्स की है और 40 जो मार्क्स हैं वो ऐसे के हैं। अब ऐसे आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी में भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये वेरी होता है, अगर आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं तो ये बढ़कर के 130 हो जाता है और अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं तो ये बढ़कर के 110 हो जाता है। तो एक तरह से उन बच्चों को जो कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम से एक्सक्लूसिवली बिलोंग करते हैं उनको ये सुविधाएं वहां पर प्राप्त हुई हैं। अब हमें जब ये पेपर लिखने जाते हैं तो जो 70 मार्क्स का जो ये हमारा सिलेबस है उसको हम कैसे डील करें, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा इस समय कंफ्यूजन में हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं पहले ही कि ऐसे कैसे लिखना है ये हमने हमारे जो YouTube चैनल है उसके ऊपर और हमारी जो एप्लीकेशन है आरएएस जंक्शन के नाम से उसके ऊपर इस ऐसे की क्लास हमने 4 या 5 ले ली हैं। उसमें हमने ऐसे को बताया भी है कि क्या चेंज हुआ है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर अब आने वाले हैं, 600 शब्द का अगर लिखेंगे तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आप जब पढ़ें तो उनको अपने दिमाग में आप रटें और कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग को डाइवर्सिफाइड और एक तरह से डिटेल्ड वे में वहां पर लिखना है। तो ऐसे राइटिंग को भी हमारी यानी आरएएस जंक्शन के द्वारा अलग से हैंडल किया जा रहा है। तो आप हमारी यूट्यूब पर जो ऐसे के बारे में जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर सुन लें। हालांकि जब ये हम इंग्लिश के बारे में आपसे पेपर डिस्कशन करते रहेंगे या फिर इनकी क्लास लेंगे तो हम ऐसे वहां पर भी बताएंगे। तो ये ऐसे का अलग से आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत है क्योंकि 40 मार्क्स का है। यहां पर हम 40 मार्क्स में उन बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं जिनका ऐसे लिखना या उनके बारे में उनको सोचना या अपना जो विचारों को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करना थोड़ा दिक्कत भरा होता है। तो ये क्लासेस जो लेते हैं हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए पहला जो पोर्शन है ग्रामर एंड यूसेज, ये 20 मार्क्स का आएगा और इन 20 मार्क्स में आप देख रहे होंगे 5 जो हैं वो यहां पर अपने पास टॉपिक्स दिए गए हैं। अब इन 5 टॉपिक्स में क्या क्या है, पहला है प्रीपोजिशन, दूसरा सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच, तीसरा फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स जिनकी केवल अब की बार लिखा गया है एप्लीकेशन। भाई पहले क्या होता था मैं वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन अब की बार इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है। अभी एप्लीकेशन का मतलब ऐसे भी लिया जा सकता है कि भाई आप
जैसे मान लो आपको दे देंगे कि ये वो है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या फ्रेजल वर्ब है, इसको आप वाक्य में प्रस्तुत करके बताइए। जैसे मुहावरा नहीं आता कि भाई इसको वाक्य में प्रयोग करके बताइए, तो ये हो सकता है एप्लीकेशन का पार्ट। पहले क्या होता था, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता था, उसको भी हम दिखाएंगे कैसे दिया जाता था, और सेंटेंस में ही आपको चेक करना होता था कि भाई ये राइट है कि ये रॉन्ग है, और उसमें आप आंसर नीचे लिख देते थे। यहां पर आपसे एप्लीकेशन पूछी जा रही है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मैं आपको बताने वाला हूं ये हैं क्या। इसी तरीके से वर्ड ऑफन यूज्ड या कंफ्यूज्ड, तो तीन चीजों की तो आपसे एप्लीकेशन पूछी जा रही है। कौन से तीन की? एक तो फ्रेजल वर्ब की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की, और वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड या मिसयूज्ड। इनको आपको एप्लीकेशन, यानी पहले आपके सामने लिखा हुआ आता था, हो सकता है वो वाक्य आपको खुद बनाना पड़े। ये जब मतलब आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया अब आपके लिए, यानी इनको आपको अब रटना होगा या एक तरह से समझ इनके बारे में डेवलप करनी होगी। फिर आता है सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच, और इसी तरीके से प्रीपोजिशन। तो इस सारे मिला करके मान के चलिए 5 अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर 4 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन आते हैं तो 2 मार्क्स के। चांसेस ये हैं कि 10 क्वेश्चन इनके बनेंगे। तो प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन, सेम वर्ड या स्पीच से 2, फ्रेजल वर्ब इडियम से 2 हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से, और वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड या मिसयूज्ड इनसे भी 2 हो सकते हैं। तो यानी 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको प्रीपोजिशन क्या होती है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो आपने पुराना भी सिलेबस पढ़ा होगा, और अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है प्रीपोजिशन या तो प्लेस से, टाइम से, या फिर मूवमेंट, इनसे डिफाइन होता है। जैसे इन 8, यानी आई विल कम एट 8 o'clock। अब अगर कोई बोल दे कि भाई आई विल कम इन 8 o'clock, अच्छी बात नहीं है। आई विल सिट देयर, या फिर आई विल सिट एट देयर। अब एट देयर का तो कोई मतलब ही नहीं है। आई विल सिट इन द चेयर या आई विल सिट ऑन द चेयर। अब ऑन द चेयर और इन द चेयर, इसमें क्या फर्क है, ये आपको वहां पर समझना होगा। तो वहां पर जो है वो गलती हो सकती है। प्रीपोजिशन में एप्लीकेशन नहीं दिया गया, तो मतलब ये है कि हो सकता है आपको वो सेंटेंस ही दिया जाएगा। जैसे अब मैं आपको 2024 का जो हमारे पास पेपर है उसको मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इस तरीके से करेक्ट करने के सब वो सेंटेंस दिए जाते थे। तो अगर अब की बार भी आता है तो एप्लीकेशन उसके सामने नहीं लिखा हुआ, तो हो सकता है वो लाइन फॉर्मेट में आपको देंगे, और वहीं पर आपको इन, ऑन, ऑन टू, इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो बताने होंगे। बाय, विद, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ये हम हमारी नेक्स्ट की जो भी क्लासेस आपसे लेंगे उसमें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपको वहां पर दुविधा ना हो। बात आती है जैसे दूसरा वाला जो पार्ट था ना, कौन सा वाला, ये वाला, सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है, ऐसा है, यानी कोई भी ऐसा शब्द जो कि नाउन की तरह से भी यूज हो जाए, कई बार उसको हम वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं, कई बार उसको हम एडजेक्टिव तरीके से यूज करते हैं। जैसे आई विल रन टुमारो फॉर ए मैराथन, यानी मैं एक मैराथन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वाई डोंट यू रन, ये क्या है, वर्ब है, आप दौड़ते क्यों नहीं है। रन फास्ट, आप फास्ट थोड़ा रन करिए। या जैसे अगर अपन इसको मतलब कहें कि भाई नाउन के तरीके से, एडजेक्टिव की तरीके से यूज करें, वाई आर यू ऑन द रन, वाई आर यू ऑन द रन, मतलब भाग क्यों रहे हो, या मतलब किसी से बच क्यों रहे हो। तो ऑन द रन ये जो है आपकी वर्ब के तरीके से नहीं है। तो कोई ना कोई जो सब्जेक्ट, कोई ना कोई जो वर्ड होता है, ऐसे डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे जूस है या फिर लाइट है, जैसे मान लो प्लीज लाइट अप द कैंडल, प्लीज लाइट अप द कैंडल, यानी कैंडल को जला दीजिए। प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस, पुट यहां पर वर्ब है और लाइट यहां पर किसी चीज के ऊपर प्रकाश डालना, तो उसका मतलब हमारे पास डिफरेंट हो गया। जबकि पहले मैंने क्या बोला था, लाइट अप द कैंडल, यानी लाइट को वर्ब की तरह यूज किया था। इसी तरीके से मिल्क, आई टेक मिल्क, ये मैं मिल्क लेता हूं, ये मैंने जो है उसको टेक में, टेक जो है यहां पर वर्ब है, लेकिन मिल्क वर्ब की तरह यूज नहीं किया गया। एक और अगर सेंटेंस बोलूं कि मिल्क द काउ, यानी काउ से जो है वो दूध निकालिए, तो मिल्क यानी वहां पर वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव,
इन तीनों में से अन्य अन्य तरीकों से एक शब्द को इस्तेमाल करना, वो यहां पर आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हो सकता है इसकी भी एप्लीकेशन नहीं है तो वो एक सेंटेंस में ही आपसे पूछ लें। फिर आती है फ्रेजल वर्ब या ईडियम, जो कि पुराने वाले सिलेबस के विद्यार्थियों को भी पता है। जैसे मान लो फ्रेजल वर्ब किस तरीके की होती है? कम अक्रॉस, ब्रिंग अप, लुक इनटू दिस मैटर, गेट ओवर, यानी लुक इनटू दिस मैनर, कुछ तो इस पे ध्यान दीजिए। गेट ओवर यानी इस समस्या से दूर जाइए, यानी गेट ओवर समथिंग। या फिर कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब, अब जैसे फ्रेजल वर्ब का यूज अपने को आ गया कि भैया इसका फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस में यूज करो, तो आई केम अक्रॉस दिस कंसेप्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर, यानी जब मैं रीड कर रहा था ये चैप्टर तो मेरे को जो है ये चीज वहां पर पता चली थी या मैंने ये चीज वहां पर देखी थी। तो केम अक्रॉस यानी पुराना अगर हम यूज करें तो कम का सेकंड फॉर्म आ जाएगा केम, और वहां पर जो यहाँ पे लिख दें। या वाइल गोइंग टू अ ट्रेन स्टेशन वी कम अक्रॉस सो मेनी स्लम्प्स नियर बाय, या जो भी रेलवे की ट्रैक्स हैं, यानी रेलवे में हम जब जाते हैं स्टेशन के पास जैसे ही रेल आती है तो उसके पहले कई सारी झुग्गी झपड़ियां हम उनके कम अक्रॉस होते हैं, यानी हम उनको देखते हैं वहां पर वो आती हैं। तो इस तरीके से उन फ्रेजल वर्ब्स का आपको काम वहां पर जो है वो एग्जाम्पल बताना है। इसी तरीके से ईडीएम आ जाती हैं। अब ईडीएम जैसे मान लो ईडीएम आ जाती है ब्रेक द आइस। ईरान एंड यूएस आर बोथ एनिमीज ऑफ ईच अदर, बट इन पाकिस्तान दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दी आइस, यानी वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करके एक वार्तालाप स्टार्ट करके उनके बीच में जो दिक्कतें थी उनको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रेक दी आइस यानी बहुत ही बर्फ जमी हुई, इसको इस तरीके से लीजिए, लिटरल सेंस में भी अगर हम लें तो भैया बहुत ही बर्फ जमी हुई, उस बर्फ को तोड़ना है, यानी बहुत ही हार्ड जो है सिचुएशन है, वहां पर हमें थोड़ी सी एक लकीर निकाल करके लानी है, यानी ऑप्टिमिज्म को वहां पर प्रस्तुत करना है। तो व्हाई डोंट यू ब्रेक द आइस? जैसे मान लो दो दोस्त हैं, उनके बीच में बहुत ही डिस्प्यूट हैं, तो कई कहते हैं ना कि यू गो एंड प्लीज ब्रेक द आइस अमंग दीज टू, यानी आप जाइए थोड़ा सा उनके बीच में मामला का थोड़ा शांत करिए। ऐसे ही तरीके से जैसे ब्रिंग अप या ब्रिंग अ लेग, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब मान लो जैसे अपन बोलते हैं ना गुड लक, ठीक है, तो गुड लक के लिए हम कई बार ईडीएम से इस्तेमाल कर लेते हैं ब्रेक अ लेग, यानी ओके यू गो देयर एंड ब्रेक अ लेग, यानी हम आपको गुड लक प्रोवाइड करते हैं, आप वहां पर जाइए। तो ये वो सवाल हैं जो कि आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जाएगा। अब जैसे वन वर्ड में अपन कई बार देखते हैं वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, मे बी बाइलिंगुअल, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपिक, तो ये वर्ड आपको वहां पर तुरंत तुरंत जो है बोलने हैं। बिबिलोफाइल यानी वन हु लव्स बुक्स, मान लो ऐसा आ जाए तो आपको बिबिलोफाइल वहां पर बोलना है, तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना है। या वन हु डज नॉट एक्सेप्ट एनी करप्ट मनी, हो सकता है ऑनेस्ट, है ना। वन हु डज नॉट फियर, ब्रेव, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो कि डरता नहीं हो, ब्रेव हम नाम दे देते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसी तरीके से वर्ड यूज्ड या कंफ्यूज्ड, अब ये कौन से होते हैं? जैसे उसको मतलब साउंड तो सेम होते हैं या उनकी मीनिंग स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका मतलब यानी मीनिंग जो है वो अलग है। जैसे AFFECT अफेक्ट और EFFECT अफेक्ट, ये दोनों अफेक्ट में ही आएंगे, लेकिन एक का मतलब होता है यानी AFFECT यानी इन्फ्लुएंस करना, अफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे इफेक्ट्स ऑफ एन इंस्पेक्शन इन ए कॉलोनी वर विजिबल, इंस्पेक्शन जो भी हुआ कॉलोनी में उसके परिणाम जो हैं वो दिख रहे हैं। जैसे मान लो आपने औचक निरीक्षण किया, सरप्राइज इंस्पेक्शन वाज कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर कॉलोनी एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस या इफेक्ट ऑफ दिस वर विजिबल, तो उसके रिजल्ट। अब कई बार यू आर ट्रबलिंग दैट गाय, ही इज गेटिंग अफेक्टेड, अब उसमें ए आएगा यूज, AFFECT, यानी आप उसको इफेक्ट कर रहे हैं तो इससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज या कंफ्यूज उनको। इसी तरीके से आप THEIR और THERE, THEIR का मतलब क्या होता है? जैसे दे का प्लूरल फॉर्म का उपयोग करते हैं ना अपन, वहां पर THEIR होता है, लेकिन देयर का मतलब कई बार सेंटेंस को स्टार्ट करने में करते हैं या वहां जाना आपको, तो उसमें THERE होता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से और एग्जांपल है LOSE यानी हार जाना,
LOOSC का मतलब होता है जो टाइट नहीं हो, जिसको अपन बोलते हैं ना ये लूज पन्नी में हमने ले आए, यानी वो टाइट पैक नहीं थी, गिर गई। सो इट वॉज अ लूज पैक, दैट्स वाई इट गॉट स्पिल्ड ओवर। यह एक जो है वो लूज पैक था और उसकी वजह से वहीं पर सारा सामान बिखर गया। तो वहां पर आपको ऐसे एप्लीकेशन करनी है, तो हम आपको सिखाएंगे कैसे आप वहां पर ये चीज कर सकते हैं। लेकिन पहली जो क्लास है उसमें हम आपको सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बता दें। अब इसी जो सिलेबस है उसमें आप देखिए यहां पर पार्ट बी दिया गया है जिसके मार्क्स हैं 30। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रिसिस राइटिंग 3 चीज दी गई हैं। तो मान के चलिए 10 नंबर इसका, 10 नंबर इसका, 10 नंबर इसका। कॉम्प्रिहेंशन में एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो कि अब 300 वर्ड्स का होगा, पहले 250 वर्ड्स का हुआ करता था, यानी 50 शब्द आपके लिए बढ़ा दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, इस कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। उन 5 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ेगा। पिछले वाले सिलेबस में लिखा गया था कि लास्ट में जो क्वेश्चन होगा, यानी 5वां जो क्वेश्चन होगा इसी अनसीन पैसेज का, उसका जो है आपको मतलब उसी पैसेज में ढूंढना है। अब की बार वो चीज नहीं दी गई है, हो सकता है कोई चेंज आ जाए या हो सकता है वही पैटर्न बना रहे। मतलब साफ है कि कोई भी एक ऐसा पैसेज आया है, उसी पैसेज में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और वहां पर वो लिखना है। बाद में आता है इसी पैसेज से ही प्रेसिस राइटिंग करनी है और जो कि 1/3 हो, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स की हो। पहले जो है इनमें थोड़ी सी डिफरेंस हुआ करता था। डिफरेंस का मतलब दूसरा पैसेज और उसकी आपको प्रेसिस राइटिंग करनी पड़ती थी, तो हो सकता है आपका वो समय थोड़ा सा अब बच जाए। बात आती है अन्य 10 नंबर की। वहां पर हिंदी से इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसका क्या, कि कई जो सेंटेंसेस होंगे वो हिंदी में आएंगे और उनको आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। मान के चलिए ये 5 अगर आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन वो होगा 2 नंबर का, और 2 नंबर के भी क्वेश्चन में पिछले बार जैसे देखा गया 2-2 सेंटेंसेस को भी अटैच कर देते हैं, एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, या उस सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी हार्ड हो सकती है। तो वहां पर आपको पीस बाय पीस उसका सॉल्यूशन करना है। हम आपको लिख करके बताएंगे कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे डील कर सकते हैं। इसी तरीके से बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन या लेटर राइटिंग, वो 20 मार्क्स का है, पार्ट सी, जिसमें किसी भी एक थीम दे दी जाएगी, उसका आपको इलैबोरेशन करना है। और ये एक तरह से पिछले बार की तरीके का ही है, जहां पर 3 थीम में से, यानी अथवा में से आएंगी या और में से आएंगी, और वहां पर आपको एक चुनना है। लेकिन अब की बार राइटिंग के पार्ट को चेंज किया गया है। इसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और ऑफिशियल मेमोरेंडम और इसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड का होगा। अब इसमें यह श्योर नहीं है कि ये चारों के चारों ही जो हैं वो अथवा या और में आएंगे या फिर इनमें से कोई एक आपके लिए लिखने के लिए आ जाएगा। तो हमें तो प्रैक्टिस सबकी करनी है और हम यहां पर आपको वो प्रैक्टिस करके सबको दिखाने वाले हैं। तो ये सिलेबस आपने समझ में आ गया होगा। पार्ट ए 20 नंबर जिसमें प्योर ग्रामर है, पार्ट बी 30 नंबर जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसिस राइटिंग है, और फिर कंपोजिशन या लेटर राइटिंग है वो भी 20 मार्क्स का है। फिर आपके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो 40 मार्क्स आप ऐसे उसी में ही लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखना मैं फिर से बताऊंगा, आर्य जंक्शन का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर हमने 4 या 5 क्लासेस लाइव लिख करके बताई हैं आपको कि कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक अगर आता है तो उसको आप कैसे वहां पर डील करें, कैसे कैसे लिखें। अब हम जैसे इसके बारे में हमने स्लाइड के बारे में बात कर लिया, ये स्लाइड के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं कि पहले क्या था, क्योंकि समझना यह भी जरूरी है कि पहले क्या चीज हुआ करती थी। तो जो पार्ट ए था वो 20 मार्क्स का था, लेकिन यहां पर जो डिफरेंट लाइन लिखी गई थी वो करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, और उसमें भी 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन, 10 सेंटेंस करेक्शन के लिए लिख दिए जाते थे और वहां पर आपको करेक्शन करना पड़ता था। वो प्रीपोजिशन, वो टेंसेस, वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब उसी में ही पार्ट होते थे। तो जैसे 10 है ना, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम एंड एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। इनका आपको सबको एक एक क्वेश्चन मिल जाता था वहां पर, और एक तरह से जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो जाते थे। अब बात आती है कि इनमें हटाया क्या। तो देखिए, जैसे आपको अगर याद भी हो पुराना सिलेबस, अगर 2026 की जो पुरानी स्लाइड है अगर वो याद हो, आर्टिकल डिटरमाइनर हट गया, प्रीपोजिशन अभी हमारे पास है, टेंसेज एंड सीक्वेंसेज हट गए, टेंसेज, मॉडल्स हट गए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हट गया, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हट गए, एंटोनिम और सिनोनिम को हटा दिया,
फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स अब जोड़ दी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वही है, ऑफन, कंफ्यूज और मिसयूज्ड, लेकिन इनके जो है आपको एप्लीकेशन करनी है। और एक जो चीज जोड़ी गई है वो है किन शब्दों को कैसे हम इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसिस राइटिंग की। तो इसमें 30 जो मार्क्स हैं उसमें कैसे कंपोजिशन उसका होता था, जैसे मैंने आपको बताया अनसीन पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन अब है ये 300 वर्ड्स का, पहले जो है ये 250 वर्ड का हुआ करता था। लेकिन एक जो बात थी कि इसी पैसेज से अब की बार आपको प्रेसिस राइटिंग भी करनी है और ये जो 5 क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं। पहले कैसे हुआ करते थे, इसमें 5 क्वेश्चन हम इससे करते थे और क्वेश्चन जो 5वां होता था वह वोकेबलरी के आधारित होता था। उसी वोकेबलरी को आपका एक तरह से सेम वर्ड उसमें ढूंढना पड़ता था कि ये वर्ड किससे एक्सप्रेस हो रहा है। अब की बार ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वी कैन नॉट एंटिसिपेट या फर्दर जो हम कहते हैं ना कि भाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या पूछा जाएगा। पहले ट्रांसलेशन 5 सेंटेंसेस में कराए जा रहे थे, सेम चीज अभी भी बरकरार रहेगी। प्रेसिस राइटिंग जो है जहां पर शॉर्ट पैसेज जो कि एक अलग से दिया जाता था, अब जो है वो उस 300 का ही पार्ट रहेगा। तो गया क्या इसमें से, कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो चीज है कि 5 यानी वोकेबलरी से जुड़ा होता था वो यहां पर अब हट रहा है। कंपोजिशन या लेटर राइटिंग में जैसे आपको बताया मैंने, पैराग्राफ राइटिंग जो है अब वो हटा ली गई है और उसके प्लेस पर अब ऐसे आ चुका है, वो ऐसे जो कि 40 मार्क्स का था। इलेबोरेशन ऑफ अ गिवन थीम एनी वन टॉपिक वो सेम चीज है। लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग जहां पर और में हम 2 चीज देखते थे, या तो लेटर ही लिख दो या फिर रिपोर्ट लिख दो, अब वो 4 चीजों में बदल चुकी है और वो 4 चीजें या तो अथवा में चारों आएंगी या फिर 2 अथवा में आ जाएंगी। जैसे आपको उसमें से कोई भी आप लिख पा रहे हो, तो ये सिलेबस का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेज यानी वो सेंटेंसेज लिखे हुए आते थे और उस पर आपको करेक्ट करना पड़ता था। अब आपको ये जो बाकी के चीजें हैं जैसे फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या फिर आपका वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज या मिसयूज, ये एप्लीकेशन से भी आपको पूछा जा सकता है। मतलब आपसे वो शब्द लिखाए जा सकते हैं, लाइन उनसे सेंटेंस बनवाया जा सकता है। इनको हम सब डील करने वाले हैं अपने क्लासेस में, और ये क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें। अब थोड़ा सा मैं आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूं, क्योंकि ये RS 2024 का पेपर था। 80 मार्क्स हैं जिसमें 20 मार्क्स के जो भी मैंने बताया कि सेंटेंसेस दिए हुए आएंगे, और वो जो 10 टॉपिक्स थे आर्टिकल डिटरमाइनर से लेकर के टेंसेस से लेकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से लेकर के प्रीपोजिशन, ये सब जो है इसमें आपको दिखेंगे। जैसे आइडेंटिफाई द एरर 1 से लेकर के 10, 20 मार्क्स का है, इसका मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहा करता था। तो यहां पर आपको वो आइडेंटिफाई ही करनी होती थी। अब की बार उसमें लिखा गया है 3 चीजों में, तो एप्लीकेशन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यहां पर तो एक तरह से आपको वो चीज हो सकता है जैसे स्लैश में भी लिखी हुई होती है ना अथवा, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई इजीली कर देते थे। तो ये 10 सेंटेंस इस तरीके से आते थे कि शुड नॉट देयर बी एनी इंस्ट्रक्शन विद इट, यस देयर शुड बी। अब इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं। अब ये मार्क्स जो हैं, सॉरी ये एक मार्क्स का ये है, 1 से लेकर के 10 तक जो है वो 1 मार्क्स का, ये मैंने आपको 2 बोल दिया, ये 1 मार्क्स का ही है, यानी 10 के तो ये हैं। तो चलिए आप आगे दिखा देता हूं। जैसे ही गॉट अप टू अ मैग्निफिसेंट स्टार्ट इन टुडेज मैराथन, अब इसमें क्या डिफरेंस है या क्या गलत है इसमें, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दोज ग्लासेस बिलोंग टू द टॉप शेल्फ ऑफ द काउंटर इन द डाइनिंग रूम, तो वहां पर आपको ये पहले आइडेंटिफाई करने होते थे। चूंकि लेक्चर काफी बड़ा हो सकता है, अगर मैंने आपको एक एक को आइडेंटिफाई करके बताया कि इसमें क्या मिस्टेक है, तो हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी हम उनमें इसको डील करेंगे। उनमें जैसे मान लो हमने प्रीपोजिशन किया, तो आपको कई सारे प्रीपोजिशंस हम बताएंगे कि इनको कैसे आप यूज कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको करके बताएंगे कि हाँ अगर ये आए तो आप उसमें ये लिखें। फ्रेजल वर्ब का भी यूज करके बताएंगे कि अगर ये आ जाती है तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन पैटर्न जो था आप उसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे a wood fire was burning on the hearth and a cat was sleeping in front of it, यानी जो भी हैं ये आपको वो 10 सेंटेंस ऐसे हैं, each carries 1 marks and you have to identify the error. If there is no error you can write the same sentence, लेकिन अब की बार वो चीज नहीं होने वाली है। अब 10 के आगे कौन से क्वेश्चंस हैं, तो देखिए 10 से आगे के जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह थे, या फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कुछ लिखना था। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको ट्रांसलेट करना था।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट थे वो आपको लिखने थे, वो इस पार्ट में हैं। तो जो नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी आपको 1 मार्क ईच है, यानी 1 से लेकर के 20 के जो क्वेश्चन हैं उनके 1-1 मार्क्स हैं। और इस तरीके से पहले 10 में तो आपने आइडेंटिफाई किया, और अब की बार जो है मिनी सिमिलर देखा तो इसमें आपने क्या किया, ये परफंक्टरी जो है इसका दोनों में से कौन सा है। तो कई बार अगर आपको आता भी नहीं था तो किसी के ऊपर भी टिक लगा करके या उसमें लिख दिया आपने, तो एक तरह से मतलब वो कहते हैं ना कि अपन ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से कर देते थे। लेकिन अब आपको उसको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट यहां पर हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे गैरुलस का क्या मतलब है, चूज द वर्ड अपोजिट, यानी एंटोनियम आपकी बार आ गया, तो ऑब्सिक्यूअस का क्या मतलब है, या फिर पार्सिमोनियस का क्या मतलब है, और इसमें जो है आपको यहां पर बस वो चूज ही करना होता था। इसी तरीके से जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो इसमें रीराइटिंग करनी है उस सेंटेंस की, तो जैसे ही कीप्स लेइंग आउट और लेइंग डाउन। अब यहां पर क्या है, ये जो रीराइट करने वाले हैं ना, उसमें आपको वो दिया गया है कि इन दोनों में कौन सा जो है वो सही है, लेइंग आउट सही है कि लेइंग डाउन सही है, और फिर से वापस इस पर्टिकुलर लाइन को आप पूरा लिख दीजिए, रीराइट करना। इसी तरीके से कैन यू गेट राउंड या गेट थ्रू योर फादर टू गिव यू द मनी, इसी तरीके से इसको भी, इसमें आप मान के चलिए गेट राउंड सही है या गेट थ्रू सही है, इसमें से जो भी एक सही होगा फिर आप पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे ही लिख दीजिए। तो यहां पर आपको वो लिखना होता था। बात आती है कि भैया इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट लिखना है, तो ये कैसी कैसी फ्रेजेस हैं, जैसे डिल्यूजन्स ऑफ अ ग्रैंडियोर, ये मैग्लोमेनिया है या साइट्रोमेनिया है, तो ये क्या है, ये आपको अगर आता है तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन रहता था कि दोनों में से कोई भी चूज कर दिया तो एटलीस्ट 50% पॉसिबिलिटी तो है आपके पास। लेकिन अब जो है वो एप्लीकेशन के उसमें आएंगी। वन हु क्लेम्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अननोवेबल, इज ही आइक्नोक्लास्ट और एग्नोस्टिक, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि इन दोनों में से इसके लिए सही शब्द कौन सा है। तो मैं जो बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से पहले 20 क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद में रीड द पैसेज, यानी आपका जो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट था, कॉम्प्रीहेंशन का 30, उसमें से आपको ये ग्रामर के बाद में जो 30 पार्ट का है उसमें आपको अब वो 5 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं। 5वां क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि वोकेबलरी रिलेटेड होगा, उसको हम देख लेते हैं। अब हम यहां पे देखें तो 5 क्वेश्चन हैं और उनके 2-2 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का आपका ये इसका वेट है। ये 250 वर्ड्स के आसपास का पूरा जो है वो अनसीन पैसेज है। अब की बार ये 300 वर्ड्स का हो जाएगा। तो ये आप पूरा पढ़ते थे और फिर इस तरीके से आपको ये फिर आप पढ़ रहे हैं और फिर इस तरीके से आपको जो है वो इनके आंसर लिखने होते थे। ये 2 नंबर का है और इसी के आपको आंसर जो है उसी पैसेज में ढूंढना है और यहां पर उसको आपको लिखना है। इसी तरीके से उसी पैसेज में से आपको इसका आंसर ढूंढना है और लिखना है। 21, 22, 23 और 24। लेकिन 25वां क्वेश्चन जो आता था कि व्हाट डज द वर्ड लीवरेजिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, अब उसका आपको वहां पर लिखना है कि भैया जो लीवरेजिंग लिखी गई है उसका मतलब उस पैसेज में क्या बताया गया है। तो उसको भी आप यहां पर अपने शब्दों के हिसाब से कंपोज करते थे। अब ये आएगा कि नहीं ये श्योर नहीं है, लेकिन इसी तरीके से 5 सवाल आएंगे। नेक्स्ट जो होता था उसमें क्या होता था कि भैया आपको ये जो हिंदी के सेंटेंस है उनको ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंसेस में लिखना है। जैसे प्रौद्योगिकी उन्नति और आर्थिक विकास के बीच में सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। तो एक तरह से जो जनरल हिंदी की बोलचाल की भी जो लैंग्वेज है ना उससे भी थोड़ा टफ वर्ड दिया गया है, बिकॉज यू नॉर्मली डू नॉट यूज प्रौद्योगिकी, यू नॉर्मली यूज टेक्नोलॉजी। अब उन्नति का मतलब, अब उन्नति को तो आप जो है वो बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करते हो, भूल जाइए। अपरिहार्य तो आप बहुत ही मतलब कम जगह पर। सहजीवी संबंध ये क्या होता है, तो ये तब ही आएगा जब आप जो भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश या हिंदी के न्यूज़पेपर्स में उनके आपको मतलब समझ में रहें। Whenever you are reading an English newspaper, you should try to understand the meaning of those vocabularies in Hindi। और उससे भी आपको उसके 2-3 सिनोनिम अगर आप रट लें तो फिर जो है आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आप छोटा छोटा जोड़ सकते हैं। जैसे आर्थिक विकास का ये हो गया, प्रौद्योगिकी उन्नति का ये हो गया, संबंध जो सहजीवी संबंध है उसका मतलब ये हो गया। फिर बात आती है कि नेक्स्ट सेंटेंस, तो विपत्ति के समय में उदार भावना रखना सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जितने भी इंग्लिश के ये जो हमें ट्रांसलेट करने हैं थोड़ा सा हार्ड काम इसलिए है क्योंकि यहां पर जो हिंदी की टर्मिनोलॉजी है वह भी थोड़ी क्लिष्ट है।
तो इसलिए आपको हम जो तैयारी करवाएंगे उसमें कैसे, अगर मान लो 2 सेंटेंसेस अगर जुड़े हुए आ जाएं तो कैसे करें, इस प्रकार के टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे करें, सब हम आपको बताने वाले हैं। तो ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपने पूरे 30 तक समझ लिया। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए एक और आपको जो है पैसेज दिया गया है, 200 के आसपास पैसेज है और इसको 1/3 जो है आपको प्रेस की राइटिंग करनी है, यानी ये वापस से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब की बार ऐसा नहीं लिखा हुआ, अब की बार लिखा हुआ है कि वो जो 300 वर्ड्स का है उसी को ही आप पढ़ें और उसी का ही प्रेसी भी आप लिख दें। तो एक तरह से इजी हो गया है, क्योंकि जब आप प्रेसी लिखेंगे तो थोड़ा और माइंडफुल वे में लिखेंगे और इतना पढ़ने का जो समय है वो आपका अब नहीं लगेगा। फिर बात आती है कि 200 वर्ड में जो पैराग्राफ लिखना होता था अब वह आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब आपका केवल 40 नंबर का वहां पर ऐसे आ जाता है और वो भी आप जो भी आपका लैंग्वेज में कंफर्ट है उसमें लिख सकते हैं। फिर आता है वन ऑफ द थीम्स, ये ऐसे की ऐसे ही आएगा, 10 नंबर का आएगा। अब ये थीम इस तरीके की हैं, द लव यू टेक इज इक्वल टू द लव यू मेक, एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग, या लाइफ इन अ फिल्टर बबल। अब ये क्या है, ये कुछ ना कुछ बात ऐसी कह रही हैं जो कि एक डाइवर्सिफाइड मैनर में इनको एक्सपेंड किया जा सकता है। इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। जैसे मान लो फेडरलिज्म इन इंडिया, अगर इस तरीके का आता तो आपको केवल और केवल फेडरलिज्म या उसकी जो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन यहां पर किस तरीके से कार्य कर रहा है या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अदर कंट्रीज के मॉडल किस तरीके के हैं, ये बताने होते हैं। लेकिन यहां पर जब थीम दे दी ना, तो एक तरह से आपकी वो साइकोलॉजिकल या जो मेंटल कंपोजिशन है वो, या जो डेप्थ है सोचने की, वो सामने आएगी। जैसे लाइफ इन अ फिल्टर बबल, क्या सोचेंगे। इसी तरीके से एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई कहीं पर हमने जो सोचा, कहीं पर भी हमने खत्म किया, वो भी एक तरह से नई शुरुआत है। जैसे अपन कहते हैं ना कि व्हेनेवर अ प्लेयर इज प्लेइंग अ टेस्ट मैच, तो जो दूसरा दिन होता है वो ऐसा नहीं है कि भैया वो फ्रेश स्टार्ट करता है, वो ऐसा है कि उसने जो रात में यानी जो इवनिंग में जब अपनी इनिंग छोड़ी, उसका जो कॉन्फिडेंस था, ही विल कैरी ऑल्सो, बट इट डज नॉट मीन कि सेम कॉन्फिडेंस उसको काम दे, क्योंकि परिस्थितियां भी अलग हैं। तो वो एक नई बिगिनिंग के तौर पर भी काम कर रहा है। तो आपको ये जो प्रकार की थीम होती है वहां पर यह समझाना जरूरी है कि जो भी हमने लिखा है उससे हम 80% या 90% तक मेल खाते हैं, हमारा भी ओपिनियन वही है, लेकिन 10% जो है आप उस टॉपिक को थोड़ा सा अपने अलग डायमेंशन भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मान लो अगर ये आपके अगर लिखना आ गया तो फेल्ड स्टेट क्यों है ये तो आपने लिख दिया, बट 10% आप ये भी लिखें कि देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान विच डज नॉट मेक इट एज अ फेल्ड स्टेट, या विच डिफरेंशिएट इट अमंग अदर स्टेट्स ऑल्सो, कि अदर स्टेट से उसको थोड़ा सा ये बातें अलग करती हैं। तो हमने 10% उसका भी कंट्रीब्यूशन वहां पर लिख दिया। तो ये होती है आपकी थीम। अब बात आती है कि रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग। अब की बार यहां पर 4 थीम्स हैं और उन 4 थीम में हो सकता है 2 और लिख करके भी आ जाएं या 2 डायमेंशन से ही पूछ लें, लेकिन चूंकि अब की बार का पेपर पहला होगा तो हमें पता नहीं है कि वो किस तरीके का होगा। तैयार रहें एक के लिए, लेकिन अगर चारों आ जाते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन सारे हैं, लेकिन तैयार हमें सारे करके जाने हैं और यहाँ पर सब कोई चीजें तैयार करवाई जाएंगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वह फिनिश होता है। सिलेबस हमने कंपैरिजन कर लिया, पिछला हमने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, अब के बार आने के क्या एंटिसिपेशन है, क्या हो सकता है, उसको हमने 4C करके आपको दिखाया। और हम आगे क्या करने वाले हैं आपके लिए, YouTube पर भी कई क्लासेस हम डालते हैं, जैसे ऐसे की हमने डाली हैं, उनको आप जाकर के देखिए, आपको ऐसे समझ में आएगा कौन कौन सी टॉपिक्स या फिर किन किन थीम्स के ऊपर वहां पर ऐसे हैं, कैसे लिखना है वो भी हमने आपको वहां पर लाइव लिख करके दिखाया है। और इसी काम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपनी क्लासेस में। हमारा जो टेस्ट सीरीज है या जो हमारा संभव 100 का प्रोग्राम है, जिसमें हम आंसर राइटिंग का टारगेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं, पेपर 4 का जो इंग्लिश है उसको हम उसी तरीके से डील करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वीडियोज के माध्यम से भी जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है उनको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा या तो उनका कंपोजिशन या उनका जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है और इवन ग्रामेटिकल जो पार्ट है उसको भी और स्ट्रेंथन्ड बनाया जाए। हमारे जो पुराने विद्यार्थी जिन्होंने मतलब अपनी इंग्लिश की राइटिंग को हमारी इन पहल के द्वारा सही किया है, उनसे आप लगातार रूबरू होते ही रहते हैं, जिनके आप हम जो वीडियोज उनकी सक्सेस के डालते रहते हैं। तो वो एक तरह से टेस्टिमोनियल केसेस हैं जहां पर उन्होंने हमारी स्टडी के द्वारा अपने आप के जो मार्क्स थे उनमें इंप्रूवमेंट उन्होंने लाया। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो पुराने जो और आगे हम लाने वाले हैं उनके ऊपर आप जरूर
मतलब उनको पढ़िएगा। फिलहाल जो हमारी यूट्यूब पर भी जो पुराने वीडियो हैं ऐसे, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।